हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम गुप्त और गुप्तोत्तर काल से संबंधित क्वेश्चन आंसरों को देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया, डैश अवधि में शासन किया। तो गुप्त वंश ने कौन सी कहाँ कब अवधि से और कितनी मतलब समय पूछा है यहाँ पर। तो हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन 319 से लेके 500 ईस्वी तक, 319 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक। आगे देखते हैं, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये वही गुप्त काल हो जाएगा, गुप्त काल को ही स्वर्ण काल कहा गया है। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, चंद्रगुप्त प्रथम। तो ए ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन, गुप्त संवत की शुरुआत की थी कि किसने की थी, किसने स्थापना की थी। तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 और 2 से उसका मिलान करना है। तो अशोक का हो जाएगा प्रियदर्शी, समुद्रगुप्त का हो जाएगा समुद्रगुप्त का पार क्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से हो जाएगा, और स्कंदर गुप्त का हो जाएगा क्रमादित्य। तो इस हिसाब से 2 1 4 3 2 1 4 3 जो है वो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो किसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त है। तो हमारा आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था। तो फलित ज्योतिष से जो संबंधित था वो कौन सा था। तो हो जाएगा क्षण पक, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, शक विजेता किसे जाना जाता है। तो शक विजेता जो है वो जाना जाता है किसको, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे देखते हैं, शक विजेता चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। कालिदास किससे संबंधित थे। तो ये हो जाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय से। आगे है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। सबसे पहला है, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया गया था। शक संवत जो है 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। गुप्त काल जो है 319 से आरंभ हुआ था। तो कौन सा सही है, यहाँ पर सारे के सारे जो हैं वो यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो हमारा डी ऑप्शन क्या है, यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आगे देखते हैं, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है। तो इलाहाबाद वाला जो है अभिलेख वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यधिक विचलित था। तो कौन सा राजवंश हूणों से आक्रमण से विचलित था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा गुप्त वंश। आगे देखते हैं, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। तो हमारा सही आंसर भीतरी स्तंभ लेख, भीतरी स्तंभ लेख। आगे देखते हैं, हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था। हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासन काल में, स्कंदगुप्त के शासन काल में। आगे देखते हैं, हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था तो स्कंदगुप्त के शासन काल में। ये दोबारा से रिपीट हुआ है, इसका आंसर जो है वो स्कंदगुप्त के शासन काल में है। तोड़मार किस जातीय को कहा जाता है। तो तोड़मार जो है हूण जाति को कहा जाता है। आगे देखते हैं, ईसा की 3री शताब्दी से जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारत व्यापारी आधिकारिक निर्भर हो गए। किससे निर्भर हो गए थे, दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार पर। तो सी ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से
किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती है? तो कर रहित किसको दिया जाता था? ब्राह्मणों को दिया जाता था। आगे देखते हैं, हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? तो हिंदू विधि द्वारा जो है उपज का छठा भाग जो है मान्य कर हुआ करता था गुप्त काल में। आगे देखते हैं, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो यहाँ पर वही उपज का छठा भाग जो है वो सही आंसर है। आगे देखते हैं, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे, तो सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? तो बिदग भागम कहा जाता था, बिदग भागम। तो यहाँ पर जो है 22 का बिदग भागम, ए ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है, क्या थी? तो यहाँ पर सही आंसर जो है 1/6, 1/6 जो है वो गुप्त काल की जो कर थी, भू राजस्व दर थी, वो 1/6 भाग थी। आगे देखते हैं, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता है? तो ये जो संचालित होता है वो है ताम्रलिप्ति। तो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जो है वो किस बंदरगाह से संचालित होता था? तो आंसर हमारा ताम्रलिप्ति। आगे देखते हैं, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है वस्त्र उत्पादन से, वस्त्र उत्पादन से। आगे देखते हैं, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दीनार। दीनार जो है वो स्वर्ण मुद्रा थी, किस समय? गुप्त काल में। आगे देखते हैं, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या कहा जाता था? तो वही दीनार ही कहा जाता था। दीनार जो है वो सॉरी, यहाँ पर दीनार नहीं, रूपक कहा जाता था। चांदी को मुद्राओं को रूपक कहा जाता था और सोने की मुद्राओं को दीनार कहा जाता था। तो यहाँ पर दीनार गलत है, रूपक सही है। रूपक चांदी की मुद्राओं को, सोने की मुद्राओं को दीनार। आगे देखते हैं, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन सा था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था, चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे देखते हैं, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? कौन से शासक ऐसे हुए हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा ग्राम अनुदान में दिए थे? तो वो है गुप्त वंश। आगे देखते हैं, भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सांख्य से संबंधित यहाँ पर कथन दिए गए हैं। सबसे पहला है, सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। दूसरा है, सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष और ले जाता है, ना कि ब्रह्म प्रभाव अथवा कारण। तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा केवल दूसरा ही सही है, जिसमें सांख्य की मानता है कि आत्मज्ञान ही क्या है? मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि ब्रह्म प्रभाव अथवा कारण। तो केवल 2 ही यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, दिल्ली की कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो यहाँ पर कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद में जो प्रसिद्ध लौह स्मृति है, मतलब लौह स्तंभ यहाँ पर रखा हुआ है, गड़ा हुआ है, तो ये चंद्र उस पर नाम अंकित है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा क्या? चंद्र। तो यहाँ पर डी ऑप्शन, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए देवी अधिकारों का दावा करते हैं। दूसरा है, उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था, उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया था। और यहाँ पर बताना है कि कौन सा हमारा कूट जो है वो सही हो जाएगा। तो पहला तो सही है, यहाँ पर पहला यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी हमारा जो सही होगा वो है तीसरा। तो 1 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, महाभाष्य के लेखक पातंजलि समसामयिक थे, किसके समसामयिक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग के समसामयिक थे। अगला है, अद्वैत दर्शन के संस्थापक थे। तो अद्वैत दर्शन के संस्थापक जो हैं वो हो जाएंगे हमारे शंकराचार्य जी। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? वेदांत दर्शन के साथ नहीं है, तो उसका सही आंसर है अभिनव गुप्त का।
आगे देखते हैं, निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? तो इसका सही आंसर मीमांसा हो जाएगा। मीमांसा ने ही कहा है, मीमांसा की वेद जो है शाश्वत सत्य है, मीमांसा ने। अगला क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित हो जाएगा? मीमांसा से। अगला है, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के वशीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह युक्ति किसकी है? तो ये युक्ति जो है वो हो जाएगा चारवाकों की युक्ति है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? चारवाक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? तो जो भाग नहीं है वो है षड दर्शन का लोकायत और कपालिक है। आगे देखते हैं, 2 सूचियां दी गई हैं, उसका मिलान करना है। तो योग तो हो जाएंगे पतंजलि, न्याय के हो जाएंगे गौतम, सांख्य दर्शन के जो हैं वो हो जाएंगे कपिल, और वैशेषिक के हो जाएंगे कणाद, और यहाँ पर नव न्याय जो हैं वो हो जाएंगे नव न्याय गणेश उपाध्याय। तो यहाँ पर जो सही कोड बनेगा वो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। आगे देखते हैं, भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन चुआंग यानी कि हेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशा और संस्कृति का वर्णन किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सबसे पहला है, सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित थे। पूरी तरह से क्या थे? सुरक्षित थे। तो ये तो बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि लूटमार जो है बहुत हुआ करता था। तो आगे देखते हैं, जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल और विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषिता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। तो ये वाला सही हो जाएगा। आगे है, व्यापारियों को 9 घाटों और मौकों पर शुल्क देना पड़ता था। तो ये भी सही है। 2 और 3 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, चीनी यात्री भीनमाल की यात्रा की थी। चीनी यात्री भीनमाल की यात्रा की थी। तो इसका सही आंसर जो है वो है हिनसांग ने। हिनसांग ने क्या है? भीनमाल की यात्रा की थी। आगे देखते हैं, चीनी यात्री हिनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो तक्षशिला तो नहीं था, क्योंकि तक्षशिला जो है वो पश्चिम में है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर नालंदा। नालंदा में क्या है? हेनसांग ने अध्ययन किया था। आगे देखते हैं, आज भी भारत में हेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है। तो मुख्य कारण हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? CU की रचना के लिए। CU की रचना किसने की थी? हेनसांग ने की। तो उसी के लिए क्या है? याद करते हैं उसको। आगे, हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो मथुरा सबसे प्रसिद्ध था। मथुरा किसके अकॉर्डिंग? हिनसांग ने जब भारत की यात्रा की उस समय सूती वस्त्र उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर जो था वो मथुरा हुआ करता था। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम देखेंगे बहुत सारे जो राजवंश हुए हैं, कश्मीर के, बंगाल के, सिंध, सबके जो है एक साथ हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो ये वीडियो बस यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और ऐसे ही वीडियो के साथ। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।